3 साल पहले मैंने सड़कों पर एक अंधी लड़की को पाया और उसे अपने साथ ले आया। कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह $1 ट्रिलियन के समूह की वारिस होगी जिसे हत्यारे निशाना बना रहे थे। डर के मारे मैंने अपनी मौत का नाटक किया और 5 सालों के लिए छिप गया, केवल हवाई जहाज से उतरते ही उसके द्वारा घिर जाने के लिए। अब वह मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही है, यहां तक कि धमकी दे रही है। अगर तुम भागने की कोशिश किए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ने के लिए किसी को रखूंगी। 3 साल पहले मैंने एक असहाय अंधे छोटे लड़के को उठाया और घर ले आया। वह मेरे कान को काटना पसंद करता था, फुसफुसाता था कि वह मेरा वफादार पिल्ला है। क्लासिक पप्पी ट्रोप, हमेशा एक बड़ी पहचान की साजिश का पूर्वाभास। उसे आधी रात को मेरे शरीर के हर अंग को बार बार अपने हाथों से नापना भी पसंद था, यह दावा करते हुए कि वह मेरा असली चेहरा रेखांकित करना चाहता है। बाद में उसकी दृष्टि वापस आ गई। तभी मुझे पता चला कि वह वास्तव में प्रतिष्ठित शेन परिवार की लापता बड़ी राजकुमारी थी। इससे भी बढ़कर उसकी पहले से ही एक मंगेतर थी। इससे पहले कि वह मेरा चेहरा देख पाती, मैंने एक नकली मृत्यु प्रमाण पत्र छोड़ दिया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। 5 लंबे सालों तक छिपने के बाद मुझे उसकी आगामी शादी की खबर मिली। आर्थिक लालच से प्रेरित होकर मैंने फिर से अपना चेहरा दिखाने का फैसला किया। फिर भी जैसे ही मेरा विमान हवाई अड्डे पर उतरा, मुझे तुरंत काले सूट में सजे अंगरक्षकों की एक विशाल भीड़ ने घेर लिया। शेन शेरामोया एक कस्टम टेलर्ड दूल्हे का सूट लेकर आगे बढ़ी। उसकी मुस्कान कोमल थी, फिर भी जुनूनी अधिकार से भरी हुई। मेरे प्यार, तुम्हारे मंगेतर ने 5 साल पहले जो माप लिए थे वे काफी सटीक थे। अब मैं तुम्हें फिर से पूरा नापूंगी। मुझे मेरे मैनेजर ने एक निजी लाउंज के दरवाजे तक खींच लिया। फिर भी मैं झिझक रहा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शेन कॉर्पोरेशन की बड़ी राजकुमारी शेन शेरामोया कसकर बंद दरवाजे के पीछे बैठी थी। हाँ, सुविधाजनक दरवाजे की दरार जो स्टूडियो गुणवत्ता वाली स्पष्टता के साथ ऑडियो प्रसारित करती है। मैंने किसी को बड़ी राजकुमारी की चापलूसी करते सुना। मैंने सुना कि जब आप उस दुर्घटना में पड़ी थीं और उस समय लापता हो गई थीं, तो आपने कुछ समय के लिए अपनी दृष्टि भी खो दी थी। वह समय आपके लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन रहा होगा। शेन शेरामोया ने एक परिष्कृत मुलायम मुस्कान दी। यह वास्तव में कठिन नहीं था। कोई मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहा था, जिससे उस समय का जीवन अब की तुलना में और भी आरामदायक था। वह व्यक्ति आपका मंगेतर ही होगा, है ना? यह सचमुच विपत्ति में बंधा हुआ रिश्ता है। प्रेमी जोड़े को आखिरकार शादी में एकजुट होने पर बधाई। नहीं, वह नहीं था। शेन शेरामोया ने वक्ता को बीच में रोका। उसकी आवाज मीठी, ताजी और उल्लेखनीय रूप से शांत थी। वह ठीक यही है। चौंककर मैंने सिर उठाकर हैरानी से देखा, केवल दरवाजे की दरार से देखने के लिए। शेन शेरामोया ने अपनी उंगली सीधे जमीन की ओर इशारा की, इसी मिट्टी के नीचे दबी हुई। ओह, यह सही है, मैं कथित तौर पर मृत हूं। 5 साल पहले का वह मृत्यु प्रमाण पत्र स्वयं शेरामोया द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया गया था। मेरे बगल वाला मैनेजर, जो भी ध्यान से सुन रहा था, ने धीमी आवाज में कहा, वह आदमी सच में बदकिस्मत था। अगर वह मरा नहीं होता तो शायद अब तक वह धन और प्रतिष्ठा की उड़ान पर होता। मैंने धीमी मुस्कान दी। यह असंभव है, एक आदमी की तरह बोला जो ठीक ठीक जानता है कि गरीबों का रिटर्न कितनी तेजी से आता है। मेरे मैनेजर ने असहमति जताई। तुम इतने निश्चित क्यों हो? बड़ी राजकुमारी को इस तरह की अंतरंग देखभाल के लिए सहमत कराने के लिए उसके तरीके असाधारण रहे होंगे। उस आदमी का लालच देने का कौशल निश्चित रूप से शीर्ष स्तर का था। मैंने अपनी आंखें झुका लीं ताकि मेरी आंखों में उबलते गहरे अपराध बोध को छिपा सकूं। कभी कभी मैं खुद भी नहीं बता पाता कि शेन शेरामोया और मेरी उस पहली अंतरंग रात के दौरान वास्तव में किसने किसे ललचाया, किसने इसे शुरू किया। उस समय वह अंधी थी, जिससे उसकी सुनने की क्षमता बेहद तेज थी। मैंने बस उसके कान के पास एक ही वाक्य फुसफुसाया, फिर भी उसे यह आवाज एक विस्फोट की तरह लगी। उस समय मैं अविश्वसनीय रूप से भोला और मासूम था। विशुद्ध जिज्ञासा से मैंने उससे पूछा कि क्लाइमैक्स वास्तव में कैसा लगता है। जैसे ही उसने यह समझाया, उसने मेरी दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से कहीं और छू लिया। तुरंत उसकी पूरी गर्दन और कॉलर बोन गहरे लाल रंग में लाल हो गई। उसका पूरा शरीर लाल और अकड़ा हुआ देखकर मुझे सच में लगा कि वह मरने वाली है। रोते हुए मैं उसे सीपीआर देने के लिए उसके ऊपर झुका। उसने अपना हाथ घुमाकर मुझे कसकर गले लगा लिया, अपने होंठों का इस्तेमाल करके मेरे होंठों को मजबूती से सील कर दिया। मैं इन यादों के बीच में ही था कि अचानक एक वेटर सर्विस कार्ड धकेलता हुआ मुझसे टकरा गया। क्लासिक अनाड़ी वेटर प्लॉट डिवाइस, यादों को तोड़ना और दरवाजे खोलना। मैंने एक स्वाभाविक हांफना छोड़ा। भारी ध्वनिरोधी दरवाजा प्रभाव से तुरंत खुल गया। प्रवेश द्वार के सामने वाली सीट से शेनमोया ने अचानक अपनी आंखें उठाईं और सीधे मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें शेनरॉया की आंखों से सीधे टकराईं। उसी पल मेरे पूरे शरीर का खून जम गया। मैं मुड़कर भागने जैसी साधारण हरकत भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी यह केवल कुछ पलों के लिए रहा। पिछले 5 वर्षों के समाज के कठोर प्रहारों के कारण मैंने एक निर्दोष नकली मुस्कान पहनने की कला में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली थी। यह सोचना काफी हास्यास्पद है,
भले ही शेन शेरामोया और मैंने 2 साल तक एक ही बिस्तर साझा किया, और उसके पतले हाथों ने मेरे चेहरे और शरीर को मेरे अपने हाथों से कहीं अधिक बार सहलाया था। मेरे लिए वह केवल एक प्रेत थी, एक मृत आत्मा जिसका चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। तो क्या हुआ अगर हम साथ सोए थे? जिस किसी की आंखों ने कभी मेरी विशेषताओं को नहीं देखा था, वह अब मुझे कैसे पहचान सकती थी? जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, शेन शेरामोया ने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। जब हमारे वाइन के गिलास टकराए तो तनाव इतना गाढ़ा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। फिर भी सबसे अमीर व्यक्ति को भीड़ में दूसरा चेहरा दिखाई देता है। उसकी निगाहें तेज लेकिन ठंडी थीं। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मेरी नसों में एक अकथनीय सुन्नता पैदा कर दी, ठीक उसी तरह जैसे पहली बार जब मैंने उसे देखा था। वह बिजली की चमक और गड़गड़ाहट वाली तूफानी रात थी। मैंने अभी अभी अस्पताल में अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया था। अपने आंसुओं भरे घर की यात्रा पर मैं एक संकरी गली में किसी चीज से ठोकर खा गया। शेन शेरामोया दीवार के सहारे झुकी हुई थी, सिर से पैर तक भीगी हुई। वह मौत के कगार पर थी, बिल्कुल पस्त और दयनीय लग रही थी। स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी के नीचे उसके गाल कई निशानों और चोटों से ढके हुए थे, बुरी तरह घायल। फिर भी वह चेहरा इतना उत्कृष्ट और नाजुक था कि कोई भी अपनी सांस रोक लेता। उसकी बड़ी बादाम के आकार की आंखों से खून टपक रहा था। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति भयंकर थकान और तीखी शत्रुता विकीर्ण कर रही थी। डर के मारे मैं सहज रूप से भागना चाहता था, लेकिन मेरी मां की याद मेरे दिमाग में कौंध गई। मेरी मां अस्पताल के बिस्तर पर अपार पीड़ा में पड़ी थी। काश उस समय कोई उन्हें बचाने के लिए आगे आ सकता। अंततः मैं शेन शेरामोया को अपने जर्जर किराए के अपार्टमेंट में ले गया। मैंने उसके इलाज के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। उस समय मेरे पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी और मैं गंभीर गरीबी में फंसा हुआ था, इसलिए मेरे पास यह पहचानने का कोई तरीका नहीं था कि उसके शरीर पर पहने कपड़े खगोलीय रूप से महंगे थे। मैंने गलती से मान लिया कि वह उतनी ही बेघर और त्यागी हुई थी जितनी मैं था। मैंने खुद को इस सोच से सांत्वना दी कि यह मेरी मां की आत्मा स्वर्ग में होगी, जो मुझ पर दया करते हुए देख रही होगी। डर थी कि मैं अकेलेपन में घुल जाऊंगा, और इस तरह मुझे उसके साथ मिलाया। मुझे सच में लगा कि मुझे एक परिवार और जीवन के बारे में परवाह करने का एक कारण मिल गया है। अचानक मेरे बगल वाले मैनेजर ने मेरे हाथ के पिछले हिस्से को चुटकी काटी। क्लासिक रियलिटी चेक, नायक को उसके बड़े व्याख्यान के पैराग्राफ से जगाना। तुम क्या सपना देख रहे हो? तुम्हारे होठों पर एक हल्की मुस्कान भी है? मैं वापस वास्तविकता में आया। मेरे चेहरे पर मुस्कान तुरंत कठोर और नकली हो गई। मेरी अजीब प्रतिक्रिया को देखकर मैनेजर ने अचानक कहा, लवजोआ, तुम सच में शेन शेरामोया पर मोहित नहीं हो गए हो, है ना? मुझे तुम्हें चेतावनी देनी। वह कुख्यात रूप से अप्रत्याशित और ठंडी है। जिस किसी ने भी उस पर चाल चलने की कोशिश की, उसका दुखद अंत हुआ। कहा जाता है कि उसका मंगेतर उसका बचपन का दोस्त है, जो कुलीन वित्तीय दुनिया का युवराज है। उनका भावनात्मक बंधन अविश्वसनीय रूप से गहरा है। तुम खुद को उसके साथ मोहित मत होने दो। उसके दर्जे की महिला ऐसी है जिसे तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। एक लापरवाह गलती और तुम उसे बहुत नाराज कर दोगे। हालांकि जब मैंने शेन शेरामोया को छोड़ने का फैसला किया तो मैंने उसे एक सस्ते बिस्तर से बांध दिया, जिसकी कीमत एक मिरुआन थी, और जबरदस्ती उसकी सवारी की 3 तीव्र घंटों तक। रास्ते में मैंने साफ साफ उससे कहा कि पिछले 2 सालों में मैं सिर्फ अकेला था और उसे रखना सस्ते मनोरंजन का एक रूप था। अब एक अमीर शुगर मॉमी ने मुझ में दिलचस्पी ली है और मुझे प्रायोजित करना चाहती है। मैं तुम्हें अब नहीं चाहता। उस समय शेन शेरामोया का चेहरा गहरा लाल हो गया। उसकी आवाज कर्कश थी क्योंकि वह अपने आंसुओं के माध्यम से चिल्लाई, लुफ्जोआ, तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत मत करना। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम दया की भीख मांगो। जन्म से पाली गई इस युवा महिला के लिए शायद अपनी साइयां खोना भी इतना गहरा अपमान नहीं लाया था। रोमांस के बारे में कुछ भी कहो, 3 घंटे के द्वेषपूर्ण विदाई अंतरंगता और एक निर्मित चीनी कहानी से बढ़कर कुछ नहीं। जहां तक उसकी बात थी, मैंने उसे गहरे से नाराज कर दिया था। सौभाग्य से मैं आधिकारिक तौर पर अब मृत हूं। उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे उसके मंगेतर के प्रति कुछ आभार व्यक्त करना चाहिए। किसी भी दर पर आज रात के भोज के समाप्त होने के बाद शेन शेरामोया और मेरा फिर कभी सामना होना लगभग असंभव है। इन विचारों के साथ मैं होटल के बाहर शांत बगीचे में टहलने निकल गया। जिस क्षण मैंने अपनी आंखें उठाईं, मैंने वहां एक पतली छाया देखी। उसकी बर्फ सफेद उंगलियों ने महिलाओं के लिए बनी एक लंबी पतली सिगरेट पकड़ रखी थी। वह शेन शेरामोया थी। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी निगाहें मुझ पर जमा ली। जैसे ही मैं तेजी से सोच रहा था कि स्थिति को कैसे संभालूं, उसने अचानक मेरी दिशा में पुकारा। पुनरुत्थान आघात मेरे भीतर लहराया। रेयोर, क्या उसने सच में मुझे पहचान लिया है? सौभाग्य से, इससे पहले कि मैं अपना संयम खो देता और लगभग एक शौकिया की तरह अपनी सच्ची पहचान दे देता, एक छोटा कुत्ता अचानक उसके पीछे से कहीं से भागा और प्यार से अपना सिर मेरी टांग पर रगड़ने लगा। यह वह छोटा सा कुत्ता था जिसे मैंने उस समय पाला था। अपनी गंभीर अनिर्णयता के कारण
मैं इसके लिए एक उचित नाम तय नहीं कर पाया था। मेरे आश्चर्य के लिए शेनुरॉया ने वास्तव में इसे गोद ले लिया था और उसने इसे पुनरुत्थान नाम भी दिया था। वास्तव में किसका पुनरुत्थान? मेरा। जिस व्यक्ति ने अपनी मौत का नाटक किया था। मेरी रीढ़ में एक अनैच्छिक कंपन दौड़ गया। अगर उसे कभी पता चला कि मैं जीवित हूं और मैंने उसे मूर्ख बनाया है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। पुनरुत्थान, बुरा मत बनो। शेन शेरामोया ने पतली सिगरेट बुझाई। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने कुत्ते को आने का इशारा किया। फिर भी पिल्ले ने मुझे इतने लंबे समय से नहीं देखा था, इसलिए वह खुशी से उछल कूद करता रहा और मेरे पैरों के चारों ओर दौड़ता रहा। ऐसा लगता है कि मेरा कुत्ता तुम्हें बहुत पसंद करता है। शेन शेरामोया की निगाहें मेरे चेहरे पर शांति से टिकी थीं, शांत फिर भी गहन दिख रही थीं। मैंने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। अचानक ठंडे पसीने के लिए अंतिम बहाना कुत्ते की प्रशंसा करो। यहां तक कि मेरी टखनों के चारों ओर घूमने वाले कुत्ते के लिए भी बहुत आभारी महसूस कर रहा था, क्योंकि इसने मेरे चेहरे पर चिंता के लिए एक आदर्श बहाना प्रदान किया। मेरी क्षमा याचना। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझसे मांस की गंध आ रही है। इससे पहले मेरे कपड़ों पर स्टेक का कुछ रस छिटक गया था। मैं पहले विदा लेता हूं, बड़ी राजकुमारी। फिर भी इससे पहले कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, शेन शेरोया ने अचानक फिर से बात करना शुरू कर दिया। वास्तव में कुत्ता होना काफी आनंदमय लगता है। मैं रुक गया। आपका वास्तव में क्या मतलब है? जब तक कुत्ता पर्याप्त आज्ञाकारी है, उसका मालिक उसे पुरस्कृत करेगा। एक अच्छा पिल्ला होने में कोई बुराई नहीं है। एक बार जब हमारे जुनून गहरे चल रहे थे, शेन शेरामोया ने खुद को मेरे शरीर पर झुका लिया, मेरे कान को काटते हुए धीरे से फुसफुसाई, मैं फयो की अच्छी पिल्ली हूं। मेरा दिल तुरंत मेरे गले में आ गया। मैंने अपनी हथेलियां कस। मुझे क्षमा करें बड़ी राजकुमारी, लेकिन मैं एक इंसान हूं। मुझे वास्तव में कुत्तों की समझ नहीं है। मेरे सीधे जवाब ने माहौल को अचानक मौन में धकेल दिया। मैं बेताबी से जाने का कोई बहाना खोजना चाहता था। अचानक शेन शेरामोया ने मुझ पर एक और प्रश्न फेंका। तो फिर यदि आपके पास एक आज्ञाकारी पिल्ला है तो क्या आप उसे कभी त्यागेंगे? मैं कभी कुत्ता नहीं पालूंगा। और क्यों? क्योंकि मुझमें उस तरह की जिम्मेदारी वहन करने की क्षमता की कमी थी। मैंने अपनी मां को खो दिया। मैंने चिन्ह शेरामोया को खो दिया। मैंने अपना छोटा आवारा कुत्ता भी खो दिया। मैं खुद को कभी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मुझे अभी भी मेहमानों के साथ टोस्ट करने के लिए जाना है। मैं बड़ी राजकुमारी को और परेशान नहीं करूंगा। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन छोटा आवारा कुत्ता एक बार फिर मेरी ओर लपका। मेरे कदम तेज और उन्मत्त हो गए क्योंकि मैं गलती से उस पर पैर रखने से डर रहा था। मेरा पूरा शरीर लड़खड़ा गया और मैं जोर से आगे की ओर गिरा। मेरे ठीक पीछे से नाजुक हाथों की एक जोड़ी ने मेरी कमर को पीछे से लपेट लिया, ठीक उसी तरह जैसे वह करती थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं असहजता महसूस हो रही है? मेरी पीठ उसके मुलायम सीने से मजबूती से दब गई। उसकी कोमल चिंतित आवाज मेरे कान के ठीक बगल में गूंजी। आह, गलती से ठोकर खाकर पीछे से गले लगना, पूरी तरह से शुद्ध रोमांस क्लिच। और यह उस तरीके के समान था जैसे वह उन 2 वर्षों के दौरान बात करती थी जो हमने साथ बिताए थे। उसने इतनी अपार देखभाल और मेरे लिए गहरी चिंता दिखाई, एक सुंदर भ्रम छोड़ती हुई कि हम वास्तव में एक दूसरे से तब तक प्यार कर सकते हैं जब तक कि हमारे बाल सफेद ना हो जाए। शेरामोया, तुम इतनी देर से बगीचे में क्यों रुकी हुई हो? अचानक हमारे ठीक पीछे से एक परिष्कृत पुरुष स्वर गूंजा। मुझे मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं ठीक ठीक पहचान गया कि वह आवाज किसकी है। वह सॉन्ग मैग्नेस्टाइन था, शेन शेरामोया का बचपन का दोस्त और मंगेतर। एक सुंदर सपने को तोड़ने वाली आवाज हमेशा पीड़ादायक स्पष्टता के साथ यादों में बनी रहती है। मेरे लिए सॉन्ग मैंगेस्टाइन बिल्कुल वैसा ही था। मुझे स्पष्टता के साथ याद है कि सॉन्ग मैंगेस्टाइन महंगे चमड़े के जूते पहने मेरे सस्ते किराए के कमरे के अंदर खड़ा था और अपना पहला वाक्य बोला, यह सोचने के लिए कि शेरमोया वास्तव में 2 पूरे सालों तक इस कचरे के ढेर जैसी जगह पर सोई थी। वह वाकई हमारे भविष्य के लिए सहन करना जानती है। मैं स्पष्ट रूप से कमजोर स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। फिर भी जैसा कि मैंने सॉन्ग मैंगेस्टाइन के भव्य व्यक्तित्व को देखा, मैं खुद को जवाबी शब्द कहने में असमर्थ पाया। मैंने पहली बार अपनी गरीबी के लिए सिर झुकाया, गहरी असुरक्षा से पैदा हुए आंसू बहाए। सौभाग्य से ऐसा दोबारा नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल अब उस निराशाजनक दुख से ग्रस्त नहीं है। मैंने तेजी से शेनुरमोया के आलिंगन से खुद को मुक्त किया और खुद को संभाला। सॉन्ग मैग्नस पीछे से आया और जिस क्षण उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसकी पुतलियां एक पल के लिए सदमे में सिकुड़ गईं। फिर भी कुछ ही सेकंड के भीतर उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। मुझे पता था कि उसका अभिनय कौशल मुझसे बहुत बेहतर था। सॉन्ग मैग्नस ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, नमस्ते, आप निश्चित रूप से हाल ही में सिस्टर काइस एजेंसी के साथ हस्ताक्षर करने वाले नए गायक हैं? सही, हाँ मैं हूं। तो फिर तुम अभी अभी शेरामोया को क्यों गले लगा रहे थे? सॉन्ग मैग्नस ने अपनी नजर शेन शेरामोया की ओर मोड़ी, हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारा होने वाला पति जल सकता हूं? शेनुरमोया की लंबी पलकें थोड़ी हिली
मंगेतर अपने इलाके को चिन्हित करने की सोच रहा है, पूरी तरह से अनजान है कि उसके ठीक बगल में एक खामोश ज्वालामुखी फूट रहा है। उसने धीरे धीरे उन शब्दों को दोहराया जो उसने अभी अभी कहे थे। फिर भी उसकी वो साफ पानी सी आंखें मुझ पर ही टिकी रहीं, मानो उसकी निगाहों के भीतर उबलते हुए लावा का एक तूफान घूम रहा हो। मैं अभी अभी कुत्ते से डर गया था। मुझे एक हाथ देने के लिए बड़ी राजकुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना काम जारी रखें। मैंने अपना चेहरा भावशून्य रखा और बोलने के तुरंत बाद जाने के लिए मुड़ गया। फिर भी शेन शेरामोए ऊंची एड़ी के जूते पर आगे बढ़ी, जानबूझकर मेरा रास्ता रोक दिया। उसने अपनी जेब से एक शादी का निमंत्रण निकाला और मुझे सौंप दिया। 1 महीने में तुम्हें मेरी शादी में आना होगा। उसकी आवाज स्पष्ट और गुंजायमान थी, पूर्ण निश्चितता का स्वर इस्तेमाल कर रही थी। सॉन्ग मैग्नस ने हंसते हुए कहा, शेरिमोया, तुम वाकई कुछ और हो। शादी के निमंत्रण कसकर सील हैं और केवल वास्तविक दिन पर ही खोले जा सकते हैं। इस तरह से कोई दूल्हा और दुल्हन के नाम कैसे देख सकता है? मुझे उनके दिखावटी बकवास को सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया और चला गया। अपने कमरे में वापस जाते समय मैंने लापरवाही से निमंत्रण को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे यह बिल्कुल नजर नहीं आया कि फेंके गए निमंत्रण के फटे कोने पर छोटा सा अक्षर फ्यो फीका दिखाई दे रहा था। मैंने गलती से मान लिया कि शेनर मोया के साथ मेरा अचानक पुनर्मिलन केवल एक यादृच्छिक संयोग था, इसलिए मैंने इसे दिल पर नहीं लिया और पूरी तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। जब तक कि एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे सूचित नहीं किया कि एक प्रमुख निर्देशक मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती थीम गाना गाने के लिए ढूंढ रहा था। उद्योग में मेरी वर्तमान महत्वहीन स्थिति को देखते हुए यह आसमान से सीधे गिरे चमत्कारी भाग्य जैसा लगा। केवल जब मैं स्थल पर पहुंचा और शेन शेरामोया को देखा तो मुझे अंततः एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी भाग्य नहीं था। बड़ी राजकुमारी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे चुना था। इसे एक अजीब सामाजिक स्थिति कहें। जब ब्रह्मांड आपको एक बड़ा करियर उन्नयन देता है तो हस्ताक्षर की जांच करें। आमतौर पर आपका जहरीला पूर्व होता है। मेरे मैनेजर ने उत्साहपूर्वक मुझे सभी का गर्मजोशी से अभिवादन करने के लिए घसीटा। जब हम अंततः शेन शेरामोया के ठीक सामने पहुंचे तो वह वास्तव में अपनी स्थिति से नीचे आकर बातचीत शुरू करने वाली थी। श्रीलू, बहुत समय हो गया, मेरे मैनेजर ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। बड़ी राजकुमारी, उनका असली उपनाम असल में छू है। उन्हें चू फेजो कहा जाता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैंने अपनी मौत का नाटक किया तो मैंने दूसरे शहर में अपना घरेलू रजिस्ट्रेशन बदल दिया और अपनी मां का उपनाम ले लिया। लेकिन नाम फ्यो मेरी मां ने मुझे दिया था और मैं इसे बदल नहीं सका। आखिरकार यह कोई विशेष रूप से दुर्लभ अक्षर भी नहीं था। शेन शेरामोया की निगाहें मुझ पर टिकी थीं, जैसे उसने बेतरतीब ढंग से टिप्पणी की। ऐसा है क्या? तो फिर मैंने गलत याद किया होगा। मेरे एक पुराने परिचित के नाम में भी ठीक यही अक्षर था। केवल उसका उपनाम लू था। जितना अधिक मैं बोलूंगा उतनी अधिक गलतियां करूंगा, इसलिए मैंने चुप रहना चुना। केवल एक सामाजिक रूप से अजीब मुस्कान पेश की। मेरे मैनेजर मेरी उदासीनता से नाराज होकर चुपके से मुझे धक्का दिया। मैंने बस कुछ भी नोटिस नहीं करने का नाटक किया। दोपहर के आसपास स्टाफ के सदस्यों ने फलों के सलाद से युक्त लंच बॉक्स लाए। मुझे दिए गए हिस्से में आम के बड़े टुकड़े थे। मुझे आम से गंभीर एलर्जी है। यह तथ्य शेन शेरामोया किसी और से बेहतर जानती थी। हालांकि अगर मैंने इस समय भोजन को अस्वीकार करना चुना तो वह निश्चित रूप से और भी अधिक संदिग्ध हो जाएगी। मेरी एलर्जी की प्रतिक्रिया जानलेवा रूप से गंभीर नहीं थी। कम से कम मुझे कुछ दाने निकल आएंगे जिन्हें लॉराइन की एक गोली निगलकर आसानी से प्रबंधित किया जा सकता था। अपनी सच्ची पहचान उजागर होने के विशाल मुसीबत की तुलना में सिर्फ एक झूठ को बनाए रखने के लिए भोजन एलर्जी के साथ रूसी रूले खेलना समर्पण अपने चरम पर। यह पूरी तरह से नगण्य था। मैंने फलों के सलाद की पैकेजिंग खोली और शेन शेरामोया की आंखों के सामने मैंने अपने कांटे से आम का एक टुकड़ा बीच में लिया और उसे मुंह में डालने ही वाला था। अगले ही पल शेन शेरामोया ने अप्रत्याशित रूप से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी पकड़ से कांटा छीन लिया। उसकी हरकतों में एक लाडली युवती की विशिष्ट अहंकारिता थी, मानो वह किसी गहरे गुस्से को हवा दे रही हो। आम का टुकड़ा मेज पर गिर गया। मेरा मैनेजर पूरी तरह से अवाक खड़ा था। बड़ी राजकुमारी शेन शेरामोया ने मेरे सामने रखा सलाद भी छीन लिया। मैंने उसे अपने सहायक को निर्देश देते सुना जब वह चली गई, मैं यह हिस्सा खाऊंगी। उसके भोजन को गर्म व्यंजन और चावल से बदल दो। बहुत जल्दी सहायक ने एफ मैंशन से ऑर्डर किए गए 8 व्यंजनों और एक सूप का शानदार प्रसाद पहुंचाया। इस भोजन की कीमत आसानी से 10,000 युआन से अधिक थी। मेरा मैनेजर पूरी तरह से हैरान था। वह झुकी और चुपके से मुझसे फुसफुसाई, बेजो, क्या तुमने मेरी पीठ पीछे चुपके से बड़ी राजकुमारी से संपर्क किया है? क्या तुमने वास्तव में उसे अपनी तरफ मोड़ लिया है? सिस्टर काय, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि वह पुरुषों के प्रति दूर रहती है? लेकिन जिस तरह से वह तुम्हें देखती है, मैं इसे कैसे कहूं?
ये ईमानदारी से ऐसा लगता है जैसे वह इस विशाल स्थल में केवल तुम्हारी परवाह करती है, जो लोगों से भरा हुआ है। उसकी निगाहें केवल तुम पर टिकी हैं। चॉपस्टिक पर मेरी पकड़ थोड़ी कस गई। केवल मेरी परवाह करना। ऐसा लगता है कि मेरी पिछली मूर्खता पूरी तरह से हास्यास्पद नहीं थी। देखो कैसे एक तेज करियर महिला जैसी सिस्टर काय भी स्थिति से पूरी तरह हैरान थी। शुरुआत में जब मैंने पहली बार शेन शेरामोया को बचाया और घर लाया, तो वह भी अंधी थी और उसके शरीर पर शारीरिक चोटें अविश्वसनीय रूप से गंभीर थीं। मैं इतना कंगाल था कि मेरे पास जितने भी कपड़े थे सब पर पैबंद लगे थे। ऐसा नहीं था कि मैंने उसे बचाव आश्रय में भेजने पर विचार नहीं किया था, लेकिन शेन शेरामोया ने मेरे इरादों को सहज रूप से भांप लिया था। कमीज के दामन को पकड़ने की क्लासिक हरकत, किसी भी नायक का दिल पिघलाने की गारंटी। जिस क्षण मैं दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ, उसने अपने बुरी तरह घायल हाथ से मेरी कमीज के दामन को कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, कृपया मुझे भगाओ मत। उसने सीधे मेरी दिशा में घूरा। भले ही वो आंखें अंधी थीं, फिर भी वे चमकदार सूरज की तरह चकाचौंध और मोहक थीं, जो किसी को भी आसानी से अपने जादू में डाल सकती थीं। मेरा दिल उसी पल पूरी तरह पिघल गया। मैंने उससे पूछा कि उसके माता पिता और परिवार कहाँ हैं। मैंने जो कुछ भी पूछा, उसने सब कुछ न जानने का दावा किया। उसने मेरे द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार करने के लिए सिर झुकाया। उसके चेहरे पर अभी भी बिना भरे घाव और चोट के निशान थे। वह एक असहाय, बेघर छोटे पिल्ले की तरह लग रही थी। मुझे यकीन हो गया कि किसी ने उसे बेरहमी से त्याग दिया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सारी यादें चली गईं। मैंने एक दिन में 3 अलग अलग नौकरियां करनी शुरू कर दी। उसकी आंखों के इलाज के लिए पैसे कमाने लगा। हर रात जब मैं काम से घर लौटता, तो शेन शेरामोया मुझे कसकर गले लगाती, मेरे ठंडे हाथ पैरों को गर्म करने में मदद करती। बेजो, तुमने बहुत मेहनत की है। एक बार मेरी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएं, तो मैं तुम्हें सबसे शानदार जीवन दूंगी जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। बिल्कुल बेहतरीन वातावरण, ताकि तुम्हें कभी इतनी कठिन परिश्रम सहनी पड़े। एक अंधे अजनबी से एक पैबंद लगे कमरे में विलासिता के वादे, एक एंग्स्टी रोमांस उपन्यास की संरचनात्मक नींव। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम जीवन भर आनंद का अनुभव करो। मुझे बहुत खेद है, बेजो, ये मेरी वजह से है कि तुम इतना भारी बोझ उठा रहे हो। बस मेरे लिए थोड़ा और इंतजार करो, मैं निश्चित रूप से इसे सच कर दूंगी। उसके हाथ और पैर अविश्वसनीय रूप से गर्म थे, मेरी छाती पर कसकर दबाए हुए। वह गहरी गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई, सीधे मेरे दिल पर वार किया। उसे ये शब्द कहते सुनकर मेरा दिल कोमलता और मिठास की पिघलती हुई पोखर में बदल गया। मैं इस बात पर ध्यान देने में असफल रहा कि वह इतनी सहज निश्चितता और आसानी से कैसे बोल सकती थी, या उसकी आंखों में चमकती गहरी अपराधबोध और मजबूर संयम की संक्षिप्त झलकियां। मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकता हूं? मैं एक आदमी हूं, इसलिए मेरे लिए मेहनत करना और हमारा घर चलाना स्वाभाविक है। मेरे प्यार, मैंने इस पर कुछ सोचा है। एक बार जब हमने पर्याप्त पैसे बचा लिए, तो हम तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए राजधानी शहर चलेंगे। मैंने सुना है कि वहां सबसे अच्छे नेत्र चिकित्सा अस्पताल हैं। मैं इसकी परवाह किए बिना तुम्हें ठीक करने के लिए दृढ़ हूं, ताकि तुम इस दुनिया को मेरे साथ देख सको। यदि अवसर आता है तो हमारे अपने बच्चे हो सकते हैं, यदि नहीं तो हमें नहीं करना है। आखिरकार हम एक दूसरे के सबसे प्यारे परिवार हैं। इसके अलावा भविष्य में मैं एक ऐसा घर खरीदना चाहता हूं जो वास्तव में हमारा हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम आराम से रह सको। ये इस जगह की तरह तंग नहीं होगा, न ही इसमें पानी का रिसाव या अचानक बिजली कटौती होगी। जब भी मैं अपने इन सांसारिक सपनों के बारे में बड़बड़ाता था, शेन शेरामोया मुझे और करीब से गले लगाती थी। अपना चेहरा उठाकर मुझ पर अंतहीन कोमल चुंबनों की बौछार करती थी। फिर वह मेरे ऊपर झुकती, मुझे चिढ़ाती और मेरे साथ खेलती, यह सुनिश्चित करती कि मेरा मुंह उसे चूमने के लिए इस्तेमाल हो, न कि और कोई शब्द कहने के लिए। एक आदमी के घरेलू सपनों को एक सामरिक मेकआउट सत्र से बेहतर कोई चीज नहीं रोक सकती। अब पीछे मुड़कर देखूं तो शायद शेन शेरामोया बस उन शब्दों को सुनना नहीं चाहती थी। आखिरकार मेरे वे सुंदर सपने, जहां तक उसका सवाल था, केवल आम लोगों का सामान्य सांसारिक अस्तित्व थे। इस बीच वह महल के भीतर सुनहरा चम्मच लेकर पैदा हुई एक कुलीन युवती थी। उसके द्वारा कल्पना की गई समृद्ध जीवन शैली मेरी कल्पना से पूरी तरह अलग थी। उस छोटे से जर्जर किराए के कमरे के अंदर हम केवल 2 अकेली आत्माएं थीं, जो गर्मजोशी के लिए एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। फिर भी जिस क्षण हम उस कमरे से बाहर निकले, हम 2 व्यक्ति बन गए जो एक दुर्गम खाई से अलग हो गए थे। रिकॉर्डिंग सत्र में एक संक्षिप्त अंतराल के दौरान सैनगिने ने उपस्थिति दर्ज कराई। कुलीन वित्तीय दुनिया के युवराज शेन शेरमोया के बचपन के दोस्त ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। सैनगिने ने स्टाफ को दोपहर की चाय वितरित करना शुरू किया और अंत में ताजी बनी चेस्टनट पेस्ट्री का एक डिब्बा सीधे शेनुरोया को सौंप दिया। तुम्हें आज थीम गाने की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आने का शौक क्यों है? मैंने देखा कि तुम अभी बहुत ध्यान से सुन रही थीं। शेन शेरामोया ने चारा नहीं लिया। एक सपाट स्वर में उत्तर दिया,
क्योंकि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने आई हूं। भीड़ तुरंत चिढ़ाने वाली चीखों और जानकारी भरी नजरों में फूट पड़ी। सोंग बैंगिन ने भी लिप्तता और स्नेह का भाव धारण कर लिया। किसी साहसी ने बड़ी राजकुमारी से पूछा, क्या अगले महीने प्रेसिडेंट सॉन के साथ आपकी शादी आधिकारिक तौर पर तय है? शेन शेरामोया का स्वर सपाट से उल्लेखनीय रूप से दृढ़ हो गया। हाँ, अगले महीने की शादी के स्थल पर मैं अपने साथी के लिए सीधे अपने प्यार का इजहार करने का इरादा रखती हूँ। मैं और नहीं सुन सकता था। मैं मुड़ा और अपना धुंधला दिमाग साफ करने के लिए बालकनी की ओर चला गया। एक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट खाने से होने वाली थकान, जो नायक के लिए रहस्य सुनने के लिए बालकनी पर घूमने के लिए एक सुविधाजनक बहाने के रूप में काम करती है। 8 व्यंजनों और एक सूप के भारी भोजन ने मुझे सुस्त कर दिया था। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का भारीपन कम होने लगा और ठंडी हवा मुझे शांत कर रही थी, मैंने बगल के दरवाजे से एक बातचीत बहती हुई सुनी। शिरोया, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि चू जोआ नाम के उस आदमी की आवाज उसकी आवाज से अविश्वसनीय रूप से मिलती जुलती है? यह एस बैंगस्टाइन बोल रहा था, लेकिन वह तो 5 साल पहले ही मर चुका है। उस समय तुम ही थी जिसने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे शांत करने के लिए कुछ पैसे दे दूं। मैंने उसे बस थोड़ा अतिरिक्त दिया और उसने बिना किसी झिझक के पैसे ले लिए और चला गया। हो सकता है कि वह तुमसे उतना प्यार नहीं करता था जितना तुम सोचती हो। उसे स्पष्ट रूप से पैसे से ज्यादा प्यार था। सच में। सॉन्ग मैग्नेस्टाइन ने स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा। उस समय मैं इतना बुद्धिमान नहीं था कि यह महसूस कर पाता कि ठंडा नकद पैसा एक महिला की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। उस पैसे को मेरी त्वरित स्वीकृति पूरी तरह से अलग कारणों से उत्पन्न हुई। पहला, मुझमें उस समय सांसारिक अनुभव की पूरी कमी थी और सॉन्ग मैग्नेस्टाइन के कठोर अपमान ने मुझे शर्म से अभिभूत महसूस कराया। दूसरा, सॉन्ग मैग्नेस्टाइन के मेरे दरवाजे पर आने से पूरे आधे महीने पहले मैं वास्तव में उसके और शेन एयरमोया के बीच एक गुप्त मुलाकात पर गलती से ठोकर खा गया था। उस दिन जिस दुकान में मैं पार्ट टाइम काम करता था, उसके मालिक को अत्यावश्यक काम था, इसलिए हम जल्दी बंद कर दिए। मैं समय से पहले घर लौटा, केवल उस महिला को, जो कथित तौर पर अंधी थी और भूलने की बीमारी से पीड़ित थी, आंगन में खड़े एक सुंदर पुरुष को गले लगाते हुए देखने के लिए। और वहां यह है भव्य रहस्योद्घाटन कि नायक इस पूरे रिश्ते में वास्तव में अंधा था। उसकी खुली आंखें उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट थीं, लालित्य और स्नेह से भरी हुई। फिर भी जब उसकी नजर आसपास के क्षेत्र पर पड़ी तो वह अविश्वसनीय रूप से भयंकर और तीखी हो गई। अंधेपन का कहां कोई निशान था। सच में अंधा तो मैं खुद था। उस समय मेरी कायरता और हीन भावना वास्तव में हास्यास्पद थी। वह दृश्य देखकर मेरा दिल इतना जोर से धड़का कि मैं सड़क के कोने पर बैठकर बहुत देर तक रोया। फिर भी घर लौटने पर मैंने अभी भी ऐसा होने का नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसका सामना करने की हिम्मत भी नहीं की। मुझे सच्चाई जानने का डर था। मुझे डर था कि शेनुरॉया ऐसे ही चली जाएगी, फिर मैं फिर से बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। यह केवल बाद में था, जब सॉन्ग मैग्नेस्टाइन नकदी के साथ मेरे दरवाजे पर आया। मुझे उसके और शेन शेरामोया के सभी प्रकार की अंतरंग तस्वीरें और बिस्तर में उनकी तस्वीरें दिखाईं। यहां तक कि मेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति को भी बहुत गुस्सा आया। मेरी मां ने एक बार मुझसे कहा था कि कभी भी ऐसी महिला को स्वीकार न करें जिसका किसी और ने इस्तेमाल किया हो। ऐसी महिला मेरे समर्पित स्नेह के योग्य नहीं थी और इसलिए मैंने शेन शेरामोया को त्याग दिया। 3 घंटे बाद मैंने सॉन मैग्नस की नकली मौत की योजना में सहयोग किया। मैंने पैसे लिए और गायब हो गया। अब इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे केवल एक ही पछतावा है कि मैंने उस समय और पैसे की मांग नहीं की। 1 हफ्ता बीत गया और फोटोशूट खत्म होने के बाद कोई घटना नहीं हुई। मुझे लगा कि शेन शेरामोया को शायद किसी मैनस्टीन ने मना लिया होगा और वह मेरी परीक्षा लेने नहीं आएगी। उस शाम जब मैं बीजिंग छोड़ने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था, मेरे मैनेजर सिस्टर काई मेरे बगल में सोशल मीडिया फीड पर स्क्रॉल कर रही थी। मैंने एक दोस्त से सुना कि बड़ी राजकुमारी का कुत्ता गायब हो गया। वे दिनों से खोज रहे हैं लेकिन अभी भी नहीं मिला है। छोटा आवारा कुत्ता खो गया था। जब मैंने अपनी मौत का नाटक किया और गया तो मैं छोटे कुत्ते को अपने साथ नहीं ले जा सका। इसलिए मैंने इसे गली के अंत में भुनी हुई मुर्गी बेचने वाले परिवार को सौंप दिया। मुझे लगा कि यह उनकी दुकान के आसपास कम से कम कुछ हड्डियां और मांस के टुकड़े खा सकता है। बड़ी राजकुमारी ने शायद बस किसी को एक नया कुत्ता खरीदने के लिए कहा होगा। मुझे लगता है कि उसने मूल कुत्ते की तलाश करना बंद कर दिया। सिस्टर काई के शब्दों ने मुझे और भी उत्सुक बना दिया। क्या होगा अगर शेरामोया ने सच में उसकी तलाश करना बंद कर दिया? मैंने बारिश में भीगने का जोखिम उठाया और पुराने किराए के अपार्टमेंट के लिए रात की टैक्सी ली। निश्चित रूप से दरवाजा पूरा खुला था। मैंने जल्दी से अपनी छतरी मोड़ी और अंदर भागा। छोटे आवारा, मुझे पता था कि तुम यहां होगे। क्लिक। लाइटें जल गईं। छोटा कुत्ता वहां नहीं था। इसके बजाय जीर्ण शीर्ण प्लास्टिक की मेज के पास एक आश्चर्यजनक रूप से अलग पतली आकृति बैठी थी। क्योंकि अरबपति हमेशा अपने नाटकीय रहस्योद्घाटन के लिए सबसे खराब स्थानों का चयन करते हैं। उसके हाथ में अभी भी एक पतली सिगरेट जल रही थी।
जब उसने मुझे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, तो उसकी निगाहें चमकते अंगारे से भी ज्यादा लाल थीं। बेजो, तुम वापस आ गए। यह शेन शेरामोया थी। जिस क्षण मैंने छोटे कुत्ते को उसके पैरों में पट्टे से बंधा देखा, मुझे पता था कि मैं जाल में फंस गया हूं। फिर भी मैं अभी भी एक आखिरी हताश संघर्ष करना चाहता था। बड़ी राजकुमारी, तुमने मुझे अभी क्या कहा था? शेन शेरामोया ने मुझे बिना पलक झपकाए घूरा। उस रात पुनरुत्थान तुम्हारे प्रति इतना स्नेही था। वह कभी भी अजनबियों से पहल नहीं करता। मैंने तुम्हें जो शादी का निमंत्रण दिया था, उसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। यदि तुम सच में मुझे नहीं जानते थे, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शादी में शामिल होना तुम्हारे लिए संबंध बनाने के लिए फायदेमंद होना चाहिए था। मैंने तुम्हें गाना रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। जिस क्षण तुमने गाना गाया, मुझे पता चल गया कि वह तुम हो। इसके अलावा तुम्हारी आंखों में आम को देखकर हिचकिचाहट, फिर भी मुझे साबित करने के लिए जानबूझकर इसे खाने की कोशिश करना। और वह शानदार भोजन, तुमने धनिया को नहीं छुआ और तुमने मशरूम को भी नहीं छुआ। इसके अलावा लूफ जोआ, मैंने तुम्हारी विशेषताओं को अनगिनत बार रेखांकित किया है। हाँ, रोमांस उपन्यासों में सामरिक स्पर्शनीय स्मृति की शक्ति। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? चूंकि मेरा भंडाफोड़ इतनी अच्छी तरह से हो गया था, मैंने नाटक को गिराने का फैसला किया। हाँ, यह मैं हूं। मैं लूफ जो हूं। तो बड़ी राजकुमारी का मुझसे क्या काम है? तुम सोचते हो कि तुम एक महिला की सवारी करने के बाद बस भाग सकते हो? शेन शेरामोय ऊंची एड़ी के जूते में मेरी ओर कदम बढ़ाती है, सिर से पैर तक क्रोध विकीर्ण करती है। मुझे लगा कि तुम मुझे कुछ थप्पड़ मारने के लिए काफी गुस्से में होगी। आखिरकार मैं उस समय वास्तव में निर्दयी था जब हम साथ सोए थे। मेरी टांगें 1 महीने तक इतनी दर्द करती थीं कि मैं बैठ भी नहीं पाता था। उसने शायद कोई बेहतर नहीं किया होगा। फिर भी शेन शेरामोया सीधे मेरे पास आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरे चेहरे पर रख दिया। उसकी मुलायम उंगलियां मेरी त्वचा पर हल्के से फिरी। तो तुम बिल्कुल वैसे दिखते हो जैसी मैंने कल्पना की थी। इन वर्षों में मैंने अपने दिमाग में तुम्हारे चेहरे को लाखों बार चित्रित किया है। तुम बहुत सुंदर हो। उसने मुझे गौर से देखा। एक तनावपूर्ण मुठभेड़ को शांत करने वाली कोई भी चीज अचानक भारी प्यास से बेहतर नहीं करती। तुम सबसे आकर्षक पुरुष हो जिसे मैंने कभी देखा है। मैंने शांति से और समान रूप से टालते हुए कहा, मिस, क्या तुम्हें यह मजेदार लगता है? शेन शेरामोया का हाथ रुक गया। बेजो, उसने धीमी आवाज में मुझे पुकारा। तुम उच्च और शक्तिशाली बड़ी राजकुमारी हो। अब जब तुम सत्ता और धन के शिखर पर वापस आ गई हो, तो क्या तुम अब कड़वे समय को याद कर रही हो? उन गरीबी से भरे झुग्गी झोपड़ी रोमांस खेलों को याद कर रही हो जो तुम खेला करती थीं? तुम सच में खेलना चाहती हो? ठीक है, मुझे पैसे दो और मैं साथ खेलूंगा। मैंने उसे सीधे आंखों में देखा। शायद मेरे गंभीर भाव ने शेनुरॉया को नाराज कर दिया। मुझे घूरते हुए उसने दांत पीसकर कहा, क्या तुम्हें केवल पैसे की चाह है? पैसे के लिए तुम अपना नाम और अपना घर त्यागने को तैयार हो, है ना? हाँ, केवल इतना ही नहीं, उस समय 3 मिलियन लेना भी पर्याप्त नहीं था। मुझे अपनी मौत का नाटक करके भागना भी पड़ा। मौन रहने के पैसे पर मुद्रास्फीति वास्तव में इन दिनों आश्चर्यजनक है। अब इसके बारे में सोचता हूं तो मैं उस समय बहुत मूर्ख था। तुम अति अमीर शेन परिवार की बड़ी राजकुमारी थी। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। 30 मिलियन मांगना बहुत ज्यादा नहीं होता। शेन शेरामोया ने अचानक मुझे पकड़ा, अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और अपने होठों से मेरे होठों को सील कर दिया। एक हाथ से उसने अपनी लंबी पोशाक से बेल्ट खींची, जबरदस्ती मेरे हाथों को बांध दिया। उसके लाल होंठ धीरे धीरे मेरे कॉलर बोन की ओर बढ़े। मैं बच नहीं सकता था, इसलिए मैंने कोशिश करना बंद कर दिया। तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? ले आओ। मुझे किस बात का डर है? मैं तुम्हारे साथ तब भी सोया था जब तुम अंधी थी। अब जब तुम बड़ी राजकुमारी हो तो तुम्हारे साथ सोना मतलब मैंने जैकपॉट मारा है। शेन शेरामोया मेरे शब्दों से बहुत नाराज हुई। अपने दिल को मेरी छाती से लगाकर उसने मुझे उस 100 युआन वाले बिस्तर पर गिराने की कोशिश की। फिर मानो उसे कुछ अचानक याद आया हो, उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे बाहर खींच लिया। मुझे शेन शेरामोया द्वारा एक शानदार विला में ले जाया गया। उसने मुझे कार से बाहर निकाला, क्योंकि एक सस्ते बिस्तर पर अंतरंग होना अरबपति रोमांस आचार संहिता के खिलाफ है। विला में प्रवेश करते ही वह मेरे गर्म सूती चप्पलों की एक जोड़ी बदलने में मदद करने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। अगले ही पल वह खड़ी हुई, अपनी बाहों को मेरी गर्दन के चारों ओर लपेटा और मुझे गहरे चुंबन के लिए सिर झुकाने के लिए मजबूर किया। जिस क्षण वह मेरी गर्दन काट रही थी, उसी क्षण मैंने जानबूझकर उसे फिर से उकसाया। यह किराए के अपार्टमेंट में क्यों नहीं करते? क्या बड़ी राजकुमारी को वह जगह बहुत गंदी और आपके लिए अयोग्य लगती है? शेनु रामोया के लाल होंठों की हरकत थोड़ी रुकी। तुम्हें राइनाइटिस है? वहां के कंबल लंबे समय से नहीं बदले गए हैं। बहुत धूल भरा है। मैं एक पल के लिए रुक गया, लेकिन सेकंडों बाद अपना संयम वापस पा। मैं अब वह भोला भाला मूर्ख लड़का नहीं रहा।
जो दान के एक छोटे से टुकड़े से भावुक हो जाता था, क्योंकि एक बार जब तुम्हारा दिल अब गरीब नहीं रहता तो तुम्हें पता चलता है कि तुम वह सारी गर्माहट खुद को दे सकते हो। इस विचार के साथ मैंने छींक मारी। मेरी नाक से स्राव बेकाबू होकर बहने लगा, ठीक शेन शेरामोया के हाथ के पिछले हिस्से पर गिरा। फिर भी बिना घृणा के सच्चा प्यार एक गर्म छींक के दौरान एक मुट्ठी नाक के स्राव को नजरअंदाज कर रहा है। वह तुरंत उठी और उसे पोंछने के लिए कुछ टिश्यू लाई। उसने फ्रिज से कुछ नेजल स्प्रे लिया, एक कप गर्म जूजू और आटे की चाय बनाई और मुझे दी। तुम बहुत अच्छी तरह से तैयार हो, ऐसा लगता है कि एक पुरुष को यहां रहना चाहिए। मैंने एक नकली मुस्कान मजबूर की। बड़ी राजकुमारी वास्तव में विचारशील हैं। क्या आप श्री सॉन की भी इसी तरह देखभाल करती हैं? मैं उसकी देखभाल क्यों करूं? उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं, भले ही तुम शादी करने वाली हो। तुम दोनों निश्चित रूप से जंगली खेल खेलना जानते हो। मैं उससे शादी नहीं कर रही हूं। हमारी तथाकथित सगाई केवल हमारे बड़ों द्वारा बचपन में की गई एक आकस्मिक टिप्पणी थी। शादी के निमंत्रण पहले ही भेज दिए गए हैं। यह सब कहते हुए, शेनमोया, क्या तुम में थोड़ी सी भी सच्चाई है? शेन शेरामोया ने मेरी ओर देखा। उसकी निगाहों में घबराहट की झलक थी। लुफ जो, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं तो असंभव। एक आदमी अरबपति के प्रस्ताव को एक पॉपअप विज्ञापन से भी तेज ठुकरा देता है। मैंने उसे बीच में रोका। शेन शेरामोया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम जो कुछ भी गुजरे हैं उसके बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगा? शेन शेरामोया के लाल होंठ थोड़े कांपे। तुम मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करोगे, है ना? सही। जब से मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा देने के लिए अपनी भूलने की बीमारी का नाटक कर रही थी, शेन शेरामोया, मैंने तुम पर भरोसा करने की सारी इच्छा खो दी। हम बहुत पहले ही अजनबी बन गए थे। तुम बड़ी राजकुमारी के रूप में अपना रास्ता चलो और मैं एक आम आदमी के रूप में अपना जीवन जीऊंगा। हमारा कभी कोई मेल नहीं होगा। मैं पूरे समय शांत और संयमित रहा, एक फीकी मुस्कान के साथ उससे बात करता रहा। शेन शेरामोया चुप रही। जब उसने मुझे चूमा था तब उसका जो अहंकारी दबंग स्वर था वह पल भर में गायब हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसके लंबे काले बाल नीचे लटक आए। उसकी सुंदर उत्कृष्ट विशेषताएं शांत हो गईं। उसने मेरे सामने आधा घुटना टेक दिया। उसका पतला हाथ जिस टिश्यू को उसने मेरी नाक पोंछने के लिए इस्तेमाल किया था उसे पकड़े हुए था। घुटने टेकी हुई एसईओ का दृश्य एक स्लिपी टिश्यू पकड़े हुए सिनेमैटिक सोना है। वह कोमल और गोरी थी, बमुश्किल कांप रही थी। एक बार फिर उसने एक मिन्नत करते हुए छोटे पिल्ले का रूप धारण कर लिया। मैंने इस पर आंखें मूंद लीं, बेवकूफ बनने का नाटक किया। शेनरमोया कर्कश आवाज में बोली, फ्यो, ऐसा मत करो। क्या तुम मेरी शादी में आओगे? नहीं, मैंने बिना किसी दूसरे विचार के मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहो। अगर तुम मेरी शादी में आओगे तो मैं तुम्हें जीएस का अनन्य वार्षिक हस्ताक्षर स्लॉट दूंगी। कृपया जो। उसकी घोड़े की आवाज में विनती का भाव था। मैं शादी के भोज में भाग लेने के लिए बहुत आलसी था। फिर भी मैं तुरंत सहमत हो गया। जरूर। जंग यू मनोरंजन उद्योग का शीर्ष रिकॉर्ड लेबल है। ऐसा दुर्लभ अवसर एक सदी में केवल एक बार आता है। मेरे जैसा बिना पृष्ठभूमि वाला नौसिखिया मरते मरते भी इसे सुरक्षित नहीं कर सकता था। अगर वह इसे मुफ्त में दे रही थी तो मैं इसे क्यों नहीं लेता? तो फिर वादा है, बेजो, तुम्हें आना चाहिए। शेनुरोया मुझे वापस मेरे अपार्टमेंट ले गई। सफल बातचीत की तुलना में उस अरबपति से घर जाना कोई और बात नहीं जिसे तुमने अभी अभी ठुकराया हो। जाने से पहले उसने फिर से जोर दिया कि मुझे शादी में शामिल होना है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस एरिस को किस तरह का अजीब फेटिश था। अपने पूर्व प्रेमी को उसकी शादी में उपस्थित रखना चाहती थी। यह समझ में नहीं आया। मैं इस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा सका। जब मैं अपने अपार्टमेंट वापस आया तो मैंने अपने दरवाजे पर किसी को खड़ा पाया जिसे मैं वास्तव में नहीं देखना चाहता था। सोमैग्नेस्टाइन। उसने मुझे ठंडी नजरों से घूरा। श्री लुलू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में वापस आने की हिम्मत रखेंगे। क्या आपको लगता है कि शेरामोया को आपको पहचानने के लिए ललचाकर मैं आपसे निपटने में सक्षम नहीं होऊंगा? वास्तव में आज रात शेन शेरामोया के व्यवहार से मैंने मोटे तौर पर कहानी की पूरी तस्वीर एक साथ रखी। यह सॉन्ग मैगेस्टाइन ही था जिसने उसे धोखा दिया था। इसलिए शेन शेरामोया को विश्वास हो गया कि मैंने केवल थोड़ा और पैसा ऐंठने के लिए उसे बेरहमी से त्याग दिया था। लेकिन चूंकि हमने शुरू से ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, श्री सॉन्ग, क्या आप मुझे ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप शायद जानते नहीं हैं, लेकिन मेरे पास उस समय की हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। दोषी मंगेतरों के साथ काम करने वाली पौराणिक गुप्त रिकॉर्डिंग धोखाधड़ी हर बार काम करती है। क्या मैंने इसे रिकॉर्ड किया था? मैंने इसे नकली बनाया था। मैं उस समय इतना आवेगी मूर्ख था। मुझे ऐसी चालाक चालें कहां से सीखनी थीं? लेकिन सैनगेस्टाइन स्पष्ट रूप से मेरे झांसे से डर गया था। स्पष्ट रूप से शेन शेरामोया उसकी कमजोरी थी। साई, ये आदमी मुझसे भी ज्यादा प्यार में था। पिछले कुछ वर्षों के मेरे अनुभवों ने मुझे यह भी सिखाया था कि जितना अधिक तुम झुकोगे, दूसरा पक्ष उतना ही आगे बढ़ेगा। सैंगोसीन मेरे जवाब से अवाक रह गया, जाने से पहले शायद यह महसूस करते हुए कि वह ऊपरी हाथ खो रहा है। वह पीछे मुड़कर कहने से खुद को नहीं रोक सका। शेरामोआ और मैं शादी कर रहे हैं। अगले महीने की शुरुआत में है। मुझे पता है।
मैं उस पर अपना हाथ हिलाता हूं। जब वह मेरे साथ रहती थी तब वह अभी भी कुंवारी थी। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। एक आदमी की सेवा करने के उसके कौशल शीर्ष स्तर के हैं। आपको एक सुखद शादी की रात की शुभकामनाएं। मैंने दरवाजा जोर से पटक दिया। उस समय अच्छा लगा। उस समय जब सॉन्ग मैंगेस्टाइन मुझे अपमानित करने आया था तो मैं इसके बारे में अपने दिल में काफी हद तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसने मेरी मेज को लात मारी जिससे मेरी मां की फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई। मैंने आखिरकार उस पुरानी कड़वाहट का बदला ले लिया था। शेन शेरामोया अपनी शादी की पोशाक पहने मंच पर आई और मौजूदा मीडिया को उस समय हुई सब कुछ बताया। उसने कहा कि यह उसकी पूरी गलती थी। उसने मुझसे अपनी सच्ची पहचान नहीं बताई क्योंकि उस समय शेन परिवार अशांति से गुजर रहा था। आह, कॉरपोरेट अशांति। अपने साथी को 2 साल तक झूठ बोलने का अंतिम बहाना। और वह मेरी रक्षा करना चाहती थी। उसने घोषणा की कि उसने कभी भी सॉन्ग मैग्नस या सॉन्ग परिवार से कोई वादा नहीं किया था। शादी की शुरुआत से ही उसके द्वारा एकतरफा आयोजन किया गया था। उसने केवल घोषणा की कि वह शादी कर रही है। उसने कभी निर्दिष्ट नहीं किया कि दूल्हा कौन था। उसने यह भी जोड़ा कि वह सॉन्ग मैगजीन के स्वभाव को पूरी तरह से जानती थी और जानती थी कि उसने मुझे पुरुष गृह कार्यकर्ता के रूप में बदनाम करने के लिए लोगों को काम पर रखा था। एक बार मैं प्रसिद्ध हो गया तो मुझ पर जीवन भर गंदा पानी छिड़का जाता। तब तक भले ही सच्चाई सामने आए, नुकसान स्थायी होता। इसलिए वह इस साजिश को जड़ से कुचलना चाहती थी। अंत में अपनी मरमेड वेडिंग ड्रेस की ट्रेन को घसीटते हुए शेन शेरामोया पूरे शहर के सदमे में देखते हुए सीधे मेरे पास आई। उसने वास्तव में एक घुटने पर बैठकर अंगूठी पकड़ी और मुझे प्रपोज किया। स्वाभाविक रूप से मैंने उसे मना कर दिया। शेन शेरामोया के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद मैं बेतहाशा प्रसिद्ध हो गया। रातों रात मैं पूरे इंटरनेट पर पुरुषों के लिए एक आदर्श बन गया। पता चला कि तुम सड़क के किनारे से एक खूबसूरत पत्नी उठा सकते हो। निसोनेंस अनजाने में 5 साल के आघात और नकली मौतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस आदमी के पूर्वजों को सही जगह पर दफनाया जाना चाहिए। बड़ी राजकुमारी ने वास्तव में प्रपोज करने के लिए घुटने टेके थे। अगर यह सच्चा प्यार नहीं है तो क्या है? उसकी स्थिति और पद को देखते हुए अनगिनत पुरुष उसके लिए घुटनों पर भीख मांगते, फिर भी वह उसे कचरा कहता है। धोखा तुम्हें कचरा बनाता है, हम्फ। अब वह भोला मूर्ख नहीं है। बड़ी राजकुमारी को इस तरह त्यागना, मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें हिम्मत है। इस अभूतपूर्व लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर मैंने अपना बिल्कुल नया एल्बम रिलीज किया। मैंने इस एल्बम को 3 साल तक सावधानीपूर्वक तैयार किया था। स्वागत अभूतपूर्व था। मैंने सभी प्रमुख संगीत प्लेटफार्मों पर चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। मेरा करियर आसमान छू गया। 1 साल के भीतर मैंने कई पुरस्कार जीते और घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गया। मैंने एक विशाल प्रशंसक आधार इकट्ठा किया और मेरा सबसे बड़ा सुपर फैन शेनु रॉया के अलावा कोई नहीं था। अपने असफल प्रस्ताव के बाद उसने सक्रिय रूप से मुझे पीछा करना शुरू कर दिया। बड़ी राजकुमारी का पीछा शानदार और नाटकीय था। जब मैं एक पुरस्कार समारोह में गया तो उसने 1 दर्जन से अधिक लग्जरी कारों के साथ मेरे लिए रास्ता साफ किया। मुझे वापस ले लो की तुलना में यातायात को बाधित करने वाले मेबोस के काफिले से बेहतर कुछ नहीं है। चाहे मैं किसी भी कार्यक्रम में शामिल होता, वह समय पर पहुंचती। मेरे द्वारा समर्थित कोई भी उत्पाद वह स्टॉक खत्म करने के लिए नकदी फेंकती। मेरे प्रशंसकों के लिए मुफ्त उपहारों की मेजबानी करती। मेरे जन्मदिन पर उसने पूरी जिन कॉर्पोरेशन बिल्डिंग किराए पर ली और मेरे विशेष दिन को मनाने के लिए बाहरी दीवारों को रोशन किया। क्या बड़ी राजकुमारी ने आज सफलतापूर्वक उसे वापस जीत लिया? WBO पर एक स्थायी ट्रेंडिंग विषय बन गया। हर एक दिन लोग देख रहे थे। मैंने पहले ही खुद को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, लेकिन शेन शेरामोया अपने कार्यों में दृढ़ रही। मैंने यादों में रुकना बंद करने का फैसला किया। मैंने अपने करियर को प्रबंधित करने के लिए अथक परिश्रम किया। मैंने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर मैं रुक गया तो मैं फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने दौड़ को बहुत पीछे से शुरू किया था, इसलिए मुझे बाकी सभी की तुलना में बहुत तेज दौड़ना था। एक रात जब मैं एक कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले होटल से बाहर निकल रहा था तो एक वैन सीधे मेरी ओर बढ़ी। वह सीधे मेरी दिशा में दौड़ी। मैं समय पर नहीं बच सका। अगले ही पल एक परिचित पतली छाया मेरे ठीक पीछे दिखाई दी। आह! वाहन चालक हत्या मोचन चाप शैली में एक प्रधान मुझे पकड़कर आगे की ओर गिरा दिया। शेनरमोया और मैं एक साथ जमीन पर गिरे। केवल वह अपनी पीठ के बल जोर से गिरी, उसके आलिंगन में कसकर सुरक्षित। मुझे एक भी खरोंच नहीं आई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि मुझे कोई चोट नहीं आई थी। शेन शेरमोया, हालांकि उसकी हड्डियां टूट गई थीं और उसे सख्त बिस्तर पर आराम करने की आवश्यकता थी। अपराधी को पकड़ लिया गया। उन्हें मेरी एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने भेजा था। शेन शेरामोया को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अस्पताल में मेरे मैनेजर सिस्टर काई ने घुमा फिराकर संकेत दिया कि मुझे शेनरमोया से मिलने जाना चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपने हाथ में पड़ी एक चाबी को देखा।
जब शेनर मोया ने खुद को मुझ पर फेंका तो यह चाबी उसके कोट की जेब से गिर गई थी। यह शुआन में मेरे पुराने मिट्टी के घर की चाबी थी। जब मेरी मां की मृत्यु हुई तो मैं बीजिंग में एक कब्रिस्तान का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए मैं उनकी राख को बरू के लिए वापस अपने गृहनगर ले आया। जब मैंने अपनी मौत का नाटक किया और गया तो मैं इतनी जल्दी में था कि मैं इस चाबी को अपने साथ ले जाना भूल गया। अंतिम दुखद बैक स्टोरी स्थान की कुंजी को पीछे छोड़ना कितना सुविधाजनक है। चेन शेरामोया के पास यह चाबी कैसे आई? मैंने तुरंत एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा और चुआन के लिए उड़ान भरी। मिट्टी के घर के सामने खड़े होकर मैंने दरवाजा खोला। मेरे चेहरे पर जो लगा वह धूल का बादल नहीं था, बल्कि ताजी साफ हवा थी। अंदर का हिस्सा पूरी तरह से साफ सुथरा था। मेरी मां का चित्र महोगनी की मेज के ऊपर बिल्कुल केंद्र में लटका हुआ था। यह प्रसाद से घिरा हुआ था जो सभी ताजा थे। मैं अंदर गया और प्रार्थना की चटाई पर घुटने टेक दिए। धूपदान के बगल में लिफाफों का ढेर पड़ा था। मैंने एक उठाया। सबसे नीचे लिखी तारीख 5 साल पहले की थी, ठीक उसी समय जब शेन शेरामोया ने अपनी दृष्टि वापस पाई थी, लेकिन इसे मुझसे छिपा रखा था। मेरे प्यारे पति, बेजो, जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं पहले ही हमारा घर छोड़ चुकी होंगी, लेकिन यह अलगाव केवल अस्थाई है। निश्चिंत रहो, हम पहले ही मां की आत्मा के सामने स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम कर चुके हैं। आह, अनधिकृत मरणोपरांत विवाह समारोह। हमने अपनी शादी भी पूरी कर ली है। मैं शेन शेरामोया हूं और तुम इस जीवन में मेरे एकमात्र पुरुष और पति हो। यह तथ्य कभी नहीं बदलेगा। सबसे पहले मुझे अपने पति को फिर से औपचारिक रूप से अपना परिचय देना चाहिए। मेरा मूल उपनाम शेन है। मेरा नाम चेरामोया है। मैं बीजिंग के सबसे अमीर परिवार की बड़ी बेटी और शेनजेन समूह की उत्तराधिकारी हूं। मेरी ऊंचाई और 68.89 सेंटीमीटर है। मेरे माप हैं, मेरा नंबर XXX है। बेजो, मैं वास्तव में परिस्थितियों के कारण तुम्हें धोखा देने के लिए मजबूर थी। पति, तुम्हें यह पत्र ध्यान से पढ़ना चाहिए और अपनी पत्नी को समझाने का मौका देना चाहिए। उस समय जब तुम मुझसे उस गली में मिले थे, वास्तव में इससे पहले कि मैं अपने गृहनगर के मिट्टी के घर से निकलता, पड़ोस की दादी शांग ने मुझे पुकारा। क्या वह फां दादी है? बहुत समय हो गया। आपका स्वास्थ्य कैसा रहा? बहुत अच्छा। तुम अकेले क्यों हो? क्या तुम अपनी पत्नी को साथ नहीं लाए? क्या तुम दोनों का बच्चा हुआ है? गपशप करने वाले पड़ोसी। किसी भी रोमांटिक नाटक में अंतिम व्याख्याकार। क्या यह लड़का है या लड़की? पत्नी, मैं शादीशुदा नहीं हूं। ओह बकवास, तुम इस बूढ़ी औरत से झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी पत्नी हर साल तुम्हारी मां की कब्र की सफाई करने आती है। साल के 3 प्रमुख त्योहारों से भी अधिक वह सभी छुट्टियों के दौरान आती है। वह हर बार इतनी सारी चीजें लाती है और हम पड़ोसियों के साथ साझा भी करती है, यह कहते हुए कि हमने निश्चित रूप से जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी अच्छी देखभाल की थी। मैं सदमे में जमकर खड़ा रह गया। शेन शेरामोया हर साल मेरी मां की कब्र की सफाई करने आती थी। बेजो, वह तुम्हारी पत्नी वास्तव में एक खूबसूरत महिला है। वह खूबसूरत है। वह एक अमीर प्रतिष्ठित परिवार की महिला की तरह दिखती है, फिर भी उसे गंदगी से कोई परेशानी नहीं है। वह वास्तव में इस मिट्टी के घर में रहती है। पिछले साल नए साल के दौरान मैंने उसे यहां देखा, इसलिए मैं उसे कुछ भुने हुए शकरकंद देने के लिए अंदर गई। मैंने उसे अंदर कमरे में अकेली चुपचाप रोते सुना। वह बार बार तुम्हारा नाम पुकार रही थी, यह कहते हुए कि वह तुम्हें कितना याद करती है, और पूछ रही थी कि तुम कब वापस आओगे। ओह, और उससे पहले साल गांव के प्रवेश द्वार की चाची वांग ने उसे बताया कि तुम पहले ही मर चुके हो। ओह, वह बहुत नाराज हुई। उसने गुस्से में चीजें लात मारते हुए अपनी ऊंची एड़ी के जूते भी तोड़ दिए। वह गांव के प्रवेश द्वार पर उस बदमाश पर चिल्लाई, ये कहते हुए कि तुम मरोगे नहीं। गांव के गपशप के चेहरे पर डिजाइनर हील्स तोड़ने जैसा समर्पण और कुछ नहीं। ये कहते हुए कि उसने दृढ़ता से इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह हमेशा इंतजार करेगी जब तक तुम आखिरकार वापस नहीं आ जाते। हा, वह लड़की वास्तव में धन्य है। वह वास्तव में तुम्हारे वापस आने तक इंतजार करने में कामयाब रही। देखो, वह देखो, हमारे गांव के प्रवेश द्वार के आसपास की सभी बाड़ें अब बिल्कुल नहीं हैं। मैंने सुना है कि इसकी कीमत हजारों रुपए है। तुम्हारी पत्नी ने लोगों को आकर उन्हें स्थापित करने के लिए कहा था। स्थापना के बाद उसने हर घर में चावल, नूडल्स और गोमांस भेंट किया। उसने हमें बताया कि अगर तुम कभी वापस आओ तो हमें उसे बाढ़ के लिए भुगतान करने के बारे में नहीं बताना चाहिए। ओह प्रिय, मैंने तुम्हें यह कैसे बता दिया? वह लड़की बहुत मूर्ख है और उसके पास बहुत अधिक पैसा है। यह मेरा फैसला है। मैंने सभी पत्र पैक किए और रातों रात बीजिंग वापस उड़ान भरी। जब मैं उसके अस्पताल के वार्ड में पहुंचा, तूफान से भीगा हुआ शेन शेरमोया दलिया खा रही थी। उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपनी मर्जी से उसे ढूंढूंगा। जिस क्षण उसने मुझे आते देखा, वह तेजी से अस्पताल के बिस्तर से बाहर निकली। उसने कटोरा गिरा दिया, अपने ऊपर दलिया फैला दिया। गंदगी को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे मेरी ओर चली। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें मुझ पर गहराई से टिकी हुई थीं। फटे अंगों और बिखरे हुए दलिया के साथ नाटकीय अस्पताल पुनर्मिलन, शिखर मेलोड्रामा, और उसकी गोरी पतली टांग गलती से एक कुर्सी से जोर से टकरा गई। उसके पीछे के सचिव ने फुसफुसाया, बड़ी राजकुमारी कृपया धीरे चले, श्री लू अपनी मर्जी से आए हैं।
वह भागने वाले नहीं हैं। मेरी निगाह उसकी गोरी बांह पर पड़ी, जो एक स्लैंग में आराम कर रही थी। मैंने तुरंत उसे डांटा, तुम्हारी बांह अभी तक ठीक नहीं हुई है, लापरवाही से हिलना डुलना बंद करो। मैंने उसे सहारा दिया और बैठने में मदद की। उसने मुझे करीब से घूरा। उसकी आंखों में खुशी व्यावहारिक रूप से उमड़ रही थी। सचिव कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने चुपके से उसे लात मारी और बेदर्दी से मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चला गया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? शेन शेरामोया ने धीरे से पूछा। मैं किसी को गर्म सूप लाने के लिए कहूंगी। तुम पिछले 2 दिनों से अपने वार्ड में नहीं थे। तुम कहां गए थे? वह अप्रत्यक्ष रूप से मेरे ठिकाने की पड़ताल कर रही थी। यह लड़की पहले की तरह ही दबंग थी। मैंने धीमी मुस्कान दी। तुमने मेरे आसपास इतने सारे जासूस तैनात कर रखे हैं, क्या तुम्हें सच में मुझसे पूछने की जरूरत है? शेन शेरामोया ने अपने लाल होंठ फड़काए और चुप हो गई। वहां वह फिर से जाती है, उसकी चालाक पिल्ला जैसी नजर। बेजो। सीईओ का मुखौटा पल भर में ढह जाता है। पिल्ला का व्यक्तित्व पूरी तरह से सक्रिय है। मैं अपने गांव वापस गया था और वह अंदर गई। मैंने पत्र निकाले। मैंने पहले पत्र की केवल कुछ पंक्तियां पढ़ी। मैं बाकी सब सीधे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं पूछूंगा और तुम जवाब दोगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगी, जिसमें मेरे बैंक कार्ड के पासवर्ड भी शामिल हैं। मेरे पास 100 से अधिक कार्ड हैं और उन सभी के पासवर्ड तुम्हारे जन्मदिन पर सेट हैं। शेन शेरामोया के उत्तरों से मुझे आखिरकार उस समय हुई पूरी सच्चाई का पता चला। नायक को एक सांस की बातचीत में पूरी पीठ का प्लॉट डंप करने का क्लासिक पल। जब मैंने उसे उस गली में उठाया तो वह अभी अभी एक भीषण कार दुर्घटना से बची थी। इसके पीछे का साजिशकर्ता उसके पिता का वैध पुत्र, उसका सौतेला भाई था। उसके भाई ने उसकी जान लेने के एकमात्र उद्देश्य से हंकाई से हथियारों को काम पर रखा था। जिस पहले सप्ताह मैं शिनरमोया को घर लाया, उसकी यादें वास्तव में एक गड़बड़ थीं। उसका दिमाग स्पष्टता और गंभीर भ्रम के बीच आगे पीछे होता रहता था। इसलिए जब मैंने उसके माता पिता और परिवार के बारे में पूछा तो वह सच में मुझे जवाब नहीं दे सकी। यह केवल मेरे घर पर लगभग आधे महीने तक ठीक होने के बाद था कि शेन शेरामोया ने पूरी तरह से अपनी इंद्रियां वापस पा ली। हालांकि उसने तुरंत मुझे अपनी सच्ची पहचान नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि मैं क्रॉसफायर में फंसूं। उस समय शेन समूह एक क्रूर उत्तराधिकार युद्ध में उलझा हुआ था। यहां तक कि मेरे जैसे आम आदमी ने भी, जो केवल गली के प्रवेश द्वार पर गपशप सुनता था, इसकी फुसफुसाहट सुनी थी। जब ग्रैंड बाशेन की मृत्यु हुई तो उसने विरासत के अधिकार अपनी सबसे प्रिय वैध बड़ी बेटी को दे दिए। अन्य शाखाओं के नाजायज बेटे क्रोधित थे, ये मानते हुए कि एक महिला को पारिवारिक साम्राज्य विरासत में पाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हर संभव बाधा खड़ी की। पिता शेन ने खुले तौर पर अपनी रखैलों को पैतृक हवेली में रहने के लिए लाया, जबकि मां शेन को उनकी वास्तविक शक्ति से वंचित कर दिया गया। शेन शेरामोया को नुकसान उठाना पड़ा और बिना किसी निशान के गायब हो। वह इस बात से डरती थी कि अगर उसके नाजायज भाई बदला लेने आएंगे तो मैं एक सहयोगी क्षति में फंस जाऊंगा। उसने अपना समय बिताया, अपनी ताकत इकट्ठी की, सब कुछ चुपचाप सहा। एक पलटवार शुरू करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा की। मेरे घर पर रहने के उन 5 वर्षों के दौरान उसे आखिरकार अपना मौका मिला। उन 5 वर्षों के दौरान अनगिनत बार मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मेरी तरह ही लगातार भय में जियोगे। मुझे यह भी डर था कि तुम सोचोगे कि मेरी पृष्ठभूमि बहुत खतरनाक है और तुम फैसला करोगे कि तुम मुझे अब नहीं चाहते। हाँ, मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए वर्षों तक तुमसे झूठ बोला, ट्रोप, जो सचमुच किसी भी काल्पनिक ब्रह्मांड में कभी काम नहीं करता। वास्तव में तीसरे वर्ष से शुरू करके मेरे भरोसेमंद सहायक ने पहले ही मुझे ट्रैक कर लिया था, लेकिन मैंने उसे दुश्मन को सचेत किए बिना छाया से हमारी रक्षा करने का आदेश दिया। अगर मेरे सौतेले भाई कभी मुझे ढूंढने में कामयाब हो जाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। मैंने अपने होंठ सिकोड़े, एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि मैं खुद को उससे पूछने से रोक पाता। तो फिर उस समय जब तुम मेरे घर के बाहर सॉन्ग मैग्नस को गले लगा रही थीं, वह सब क्या था? शेन शेरामोया ने अपनी सुंदर भौहें चढ़ाईं। इससे पहले कि उसे अंततः एहसास हो, तो तुमने गलत समझा क्योंकि तुमने वह दृश्य देखा था। उस दिन मेरे एक भाई ने मुझे ढूंढ लिया था। सॉ मैंगस्टाइन और मैं एक साथ अभिनय कर रहे थे। ठीक उसी समय मेरी दृष्टि संक्षिप्त रूप से वापस आ गई थी। यह केवल लगभग 20 मिनट तक चला और फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर से अंधी हो गई। इसके अलावा सॉन्ग परिवार के मेरी मां के साथ पारस्परिक व्यावसायिक हित थे। सॉन्ग के पिता बेताबी से चाहते थे कि मैं विजयी हूं। सॉन्ग मैंगस्टाइन केवल एक दूत के रूप में कार्य कर रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जब वह सॉन्ग मैग्नेस्टाइन को गले लगा रही थी तो उसकी आंखें तेजी से आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। यह पता चला कि वह इस बात से डर नहीं रही थी कि मैं अचानक प्रकट हो जाऊंगा, बल्कि वह अपनी दृष्टि की संक्षिप्त अचानक वापसी पर प्रतिक्रिया कर रही थी। साथ ही इस तथ्य के साथ कि दुश्मन छाया में दुबके हुए थे।
वह तनावग्रस्त थी, लगातार अपने परिवेश का निरीक्षण कर रही थी। उस समय निगम को बेताबी से मेरी जरूरत थी कि मैं आगे आऊं, बैठकों का नेतृत्व करूं और संकट की लहर को पलटूं। इसीलिए मैं इतनी जल्दी में निकली और वापस जाकर तुम्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने ये सभी पत्र पहले ही लिख लिए थे, उन्हें तुम्हें डाक करने की योजना बना रही थी जैसे ही मैं निगम में वापस आती, ताकि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल सके। आधुनिक युग के लिए वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण संचार रणनीति, एक भौतिक पत्र डाक करना, यह समझाने के लिए कि तुम भागे हुए अरबपति हो। मैंने 100 मैगजीन से कहा कि वह तुम्हें कुछ पैसे दे और एक नाटक करे जिसमें तुम्हें बताया जाए कि मैं तुम्हें अब नहीं चाहती और तुम्हें भाग जाने को कहे। इस तरह तुम्हें मेरे भाइयों द्वारा निशाना नहीं बनाया जाएगा। वे सिर्फ यह मानेंगे कि तुम एक महत्वहीन मोहरा हो। वे सोचेंगे कि तुम एक पूरी तरह से अप्रासंगिक पति हो। मुझे बस कभी उम्मीद नहीं थी कि कुछ मैंगेस्टाइन मेरी पीठ पीछे जाएगा, तुम्हें जाने के लिए अतिरिक्त पैसे देगा और बिस्तर में हमारी नकली तस्वीरें बनाएगा। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि तुम वास्तव में नकदी लेकर गायब हो जाओगे। इससे पहले कि तुम जाते, तुमने यहां तक दावा किया था कि तुम्हें एक अमीर शुगर मॉमी मिल गई है जो तुम्हें पसंद करती है। क्या तुम्हें पता है कि मैं उस बात पर कितनी देर तक नाराज थी? हर बार जब मेरा गुस्सा चरम पर पहुंचता तो मैं सोचती, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो शुगर मॉमी पसंद है वह मेरी तरह अमीर नहीं है, ताकि जब तुम अंततः पलटो तो तुम अब भी मेरी तरफ रेंगते हुए वापस आओ। शेन शेरामोया की खूबसूरत आंखें मेरी ओर गहराई से देख रही थीं। उसके स्वर में रुंधी हुई सिसकियां और गहरी आत्मलानत थी। मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि मैं सारा दोष सैंगस्टाइन पर डालना चाहती हूं। फियो, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे तुम्हें बहुत पहले ही सब कुछ स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए था। अब मैं समझती हूं कि एक दूसरे से प्यार करने का मतलब है एक साथ सब कुछ का सामना करना, न कि अपनी भलाई के लिए आत्मधर्मी निर्णय लेना। बेजो, मुझे बहुत खेद है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्या तुम कृपया मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैंने तुमसे आधा दशक झूठ बोल, लेकिन अब मैं रो रही हूं, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दो। अंतिम बॉस चाल। मैंने शेन शेरामोया के अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब जबकि सालों पुरानी गलतफहमियां दूर हो गई थीं, मुझे लगा कि हम दोनों दोषी थे। मेरी गलती बहुत कायर होना था, उससे सीधे पूछने का साहस नहीं होना। उसकी गलती बहुत अहंकारी होना था, साझेदारी के सही अर्थ को न समझना। प्यार में होने का मतलब होना चाहिए बोझ साझा कर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दे कितने बड़े या छोटे। हम 5 सालों के अलगाव के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। यह सीधे तौर पर इसलिए था क्योंकि हम नहीं जानते थे कि वास्तव में एक दूसरे से कैसे प्यार करें। 1 महीने बाद शेन शेरामोय को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैंने भी WBO पर एक घोषणा की। एक ऐसी महिला है जिससे मैं गहराई से प्यार करता हूं। मैं उससे अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए सही पल का इंतजार कर रहा हूं। शेन शेरामोया ने मुझ पर दबाव नहीं डाला कि वह कौन है। उसने मुझे बस एक संदेश भेजा, अगर वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती है तो मुझे बताना, मैं उसे पीटने के लिए किसी को रखूंगी। हेम, वह सच में अभी भी अपनी बड़ी राजकुमारी वाली तबीयत है। मैंने उसे वापस फोन किया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ रसदार गपशप है। उस समय शादी में किए गए तुम्हारे कर्तव्यों के कारण उस अजीब वीडियो नाटक को चलाकर सॉन बैंगस्टाइन की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अपने पूर्व मंगेतर को एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति के साथ सामाजिक रूप से नष्ट करने से बढ़कर रोमांटिक बदला और कुछ नहीं। वह अगले ही महीने देश भाग गया। मुझे पता है कि शेन परिवार और सॉन्ग परिवार के बीच सभी संबंध समाप्त हो गए हैं। हम उनके साथ फिर कभी कोई व्यापारिक सौदा नहीं करेंगे। जहां तक सॉन्ग बैंगस्टाइन की बात है, अगर तुम उसे और भी भारी कीमत चुकाना चाहते हो तो मैं हंसा। कोई जरूरत नहीं, वह वास्तव में काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है। उसने कल मुझे माफी मांगने के लिए भी टेक्स्ट किया था। उल्लेख किया कि उसकी विदेश में जल्दी शादी हो गई और उसकी पत्नी ने अभी अभी जुड़वां बेटों को जन्म दिया है। उसने पूछा कि तुम आखिरकार मुझे कब स्वीकार करोगे, और तुमने क्या जवाब दिया? क्या मैंने इसे WBO पर पोस्ट नहीं किया? मुझे पहले से ही एक महिला पसंद है। तुम्हारा क्या? क्या तुम हाल ही में किसी नए पुरुष से मिली हो? मैं हाल ही में व्यस्त रही हूं। शेन शेरामोया ने अजीब तरह से विषय बदल दिया। क्या तुम अभी फिल्मांकन सेट पर हो? क्या तुमने नाश्ता कर लिया? सिस्टर काई ने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया होगा। तुमने ही तो तैयार किया है ना? वह चुप हो गई। मैंने उसके चेहरे पर उस दयनीय छोटे पिल्ले जैसी नजर की कल्पना की। मैं एक बुरा पिल्ला नहीं हूं जो अपनी गलतियों से सीखने से इनकार करता है। अरबपति सेओ ने खुद को फिर से कैनाइन रूपकों में बदल दिया। भावनात्मक हेर फेर में सच्ची उत्कृष्ट कृति। वह इच्छुक थी, नाजुक, फिर भी इतनी सावधानी से कदम बढ़ा रही थी। जब भी मैं उसे मेरे लिए ये चीजें तैयार न करने के लिए कहता तो वह आज्ञाकारी ढंग से सिर झुका लेती और अपनी गलती स्वीकार कर लेती। लेकिन जिस क्षण मैं मुड़ता, वह जिद्दी होकर वैसे ही करती। अगर मैं उसका सामना करता तो वह पीड़ित का रोल खेलती। ऐसी औरत कैसे हो सकती है जो मासूम बनने में इतनी बेशर्मी से अच्छी हो? हाँ, लोगों की देखभाल करने में बहुत अच्छी है। ओह, वैसे शेन शेरमोया, तुम्हारी मां कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी। वह तुम्हें ढूंढ रही थी। उसने क्या कहा? चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा।
उसने कहा कि तुम अब छोटी नहीं रही और यह तुम्हारी शादी करने का समय है। अगर तुम बच्चा पैदा करने में और देरी करोगी तो यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा होगा। उसने पूछा कि क्या मेरी इस बारे में कोई राय है। तो फिर मैंने उसे बताया कि मुझे पहले से ही एक लड़की पसंद है। मैं अगले महीने अपने संगीत कार्यक्रम में उसके सामने सार्वजनिक रूप से कबूल करूंगा। तुम आओगी है ना? ओह, मैं अगले महीने व्यस्त हूं। मुझे अमेरिका की व्यापारिक यात्रा पर जाना है। मैं शायद नहीं आ पाऊंगी। शेन शेरामोया की आवाज तुरंत गिर गई। यहां तक कि उसकी सांस लेने की आवाज भी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल पूरी निराशा में खुद को नदी में फेंक सकती है। मैंने अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की। ऐसा है क्या? खैर, फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर मुख्य नायिका नहीं आती है तो सिर्फ बड़े खुलासे से पहले गरीब अरबपति को कुछ और सेकंड के लिए प्रताड़ित करना। शीर्ष स्तरीय रोमांटिक बदला। मैं अपने प्यार का इजहार ठीक से नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे किसी और को पसंद करना होगा। रिसीवर से एक जोर की आवाज आई। ये शायद शेन शेरामोया थी जिसने उत्साह में अपना फोन जमीन पर गिरा दिया। तुरंत बाद उसके सचिव की आवाज सुनी जा सकती थी। बड़ी राजकुमारी, कृपया दौड़े नहीं। आपकी कार वहां पार्क है। मैं गाड़ी चलाऊंगा। मुझे पता है कि श्री लू का कार्यक्रम कहां है। आप अपनी घायल बांह के साथ गाड़ी नहीं चला सकती और आपने अभी भी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए हैं। शेन चुरमोया और मेरी शादी के तीसरे वर्ष में उसने एक बेटी को जन्म दिया। जब हमारी बेटी 5 साल की हुई तो हम उसे वापस छुएनान में अपने गृहनगर ले गए और पुराने मिट्टी के घर में रहे। और फिर हम उसे मेरी मां की कब्र के सामने झुकने के लिए ले गए। हमारी बेटी की तेज मीठी आवाज पहाड़ी जंगल में गूंजी। दादी, मैं लिए हूं। मम्मी, पापा और मैं एक साथ तुमसे मिलने आए हैं। मम्मी ने कहा कि वह पापा से बहुत बहुत प्यार करेंगी तो तुम ऊपर चैन से रह सकती हो। दादी, पापा ने कहा कि तुम भी बहुत सुंदर गाती थी। मैं भी अब गाना सीख रहा हूं। मैं तुम्हें अभी एक गाना सुनाता हूं। कब्रिस्तान में एक तात्कालिक गायन प्रदर्शन। वास्तव में इस जंगली रोमांटिक गाथा का सही मनोरंजक अंत। मैंने अपनी बांह शेनमोया की पतली कमर के चारों ओर लपेटी। अपनी बेटी को देखते हुए, जो मेरी मां से थोड़ी मिलती जुलती थी, मेरी आंखें गहरी खुशी और शांति से भरी हुई थीं। एक बार जब हमारी बेटी गाने से थक गई तो मैंने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और शेन शेरामोया का हाथ पकड़कर हम धीमी गति से टहलने लगे। सूरज क्षितिज पर उगने लगा। बेबी, मैंने उसे प्यार से पुकारा। शेन शेरामोया ने अपना सिर झुकाकर मुझे देखा। उसकी खूबसूरत आंखें असीम स्नेह से भरी हुई थीं। क्या तुम जानती हो बेबी? मैंने अपना सिर झुकाया, करीब झुका, उसके कान में फुसफुसाया। मैंने तुमसे प्यार किया है। जिस क्षण मैं तुमसे मिला, शेन शेरामोया की आंखों में एक दीप्तिमान रोशनी जल उठी, जो उगते सुबह के सूरज से भी अधिक तेज और गर्म जल रही थी। वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई, अपने लाल होठों को मेरे होठों पर दबाया। उसने अत्यंत गंभीरता के साथ शब्द दर शब्द कहा, पति, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। मैंने अपने दिल की गहराइयों में बहुत पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी। मैं केवल तुम्हें चाहती हूं। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो मैं इस जीवन में किसी और से शादी नहीं करती। शेन शेरामोया लुफ जोयल से तब तक प्यार करती है जब तक मौत उन्हें अलग न कर दे, और इसीलिए अरबपति और पॉप स्टार सूर्योदय में सवार होकर चले जाते हैं, अपने पीछे फलों के नामों का एक निशान छोड़ते हुए।